हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ से अपना जो नाइट्रोजन वाला चैप्टर चल रहा था, नाइट्रोजन संयुग्म, इससे पहले के जो वीडियो थे अपन ने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और जो जैविक घटक थे और अजैविक घटक थे उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। यहाँ से अजैविक घटक तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब आज जैविक घटक की बात है कि जैविक घटक में अपन क्या क्या पढ़ रहे थे। तो देखिए, इससे पहले अपन ने सहजीवी संरक्षण के बारे में अपन ने पढ़ लिया था और मैंने आप सभी को बताया था कि ये सब आपको याद करने हैं। और एक राइजोबियम जो था वो सहजीवी प्रकार का संगठन प्रदर्शित कर रहा था। लेगुमिनेसी जो पादप थे, उस लेगुमिनेसी पादप की जड़ों में क्या था कि राइजोबियम जीवाणु पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था? राइजोबियम जीवाणु पाया जा रहा था। और उस राइजोबियम जीवाणु को अपन ने ये बात की थी कि ये राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो लेगुमिनेसी पादप के कुल के सदस्यों में पाया जाता है और इस पादप संघ के जो सदस्य है वो इस राइजोबियम के बिना नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये राइजोबियम है, ये वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके क्या कर देता है, उसको अवशोषण योग्य बनाता है। मैंने आपको बताया था कि जो ये एन होता है नाइट्रोजन, ये क्या होता है, अपनी प्रकृति में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 78% पाई जाती है। लेकिन पादप क्या करते हैं, इनको अवशोषित ही नहीं कर पाते। जब अवशोषित नहीं कर पाते हैं तो इसको मैंने आपको बताया NO3 या HNO2 में कन्वर्ट किया जाता है और या फिर एक अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या कर सकते हैं, ये पादप इसको अवशोषण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बता दिया था। आज अपन बात करेंगे यहाँ से मूल द्विकों का निर्माण, कि जो अपने पास ये नाइट्रोजन है ये लेगुमिनेसी कुल के पादपों से कैसे अभिक्रिया करता है और कैसे यहाँ से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको कि किस तरीके से करेगा। अब ये क्या होता है कि अपने पास क्या है, ये मान लिया जाए कि ये इसकी एक जड़ है, ये पादप का एक कोर्टेक्स वाला भाग है। ठीक है, क्या है, ये पादप का एक कोर्टेक्स वाला भाग है। पादप का एक कोर्टेक्स वाला भाग है, ये इसकी मूल है, जिसे अपन जड़ का नाम दे दिया गया कि ये इसकी क्या है, मूल है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो पादप है ये लेग्यूम का पादप है। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या किया जाता है, इस लेग्यूम के द्वारा फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, इस लेग्यूम के द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन, यहां मैं बात करूंगा एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसे अपन बोलते हैं लैक्टिन। एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे अपन क्या बोलेंगे, लैक्टिन। देखिए, अपन ने ये ग्लाइकोप्रोटीन बताया था कि अधिकतर जो अपने मानव शरीर में प्लाज्मा वाला भाग बनाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है इस पादप के द्वारा एक ये पादप की जो जड़ है, इस पादप की जड़ द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसे अपन ने नाम दे दिया लैक्टिन का स्त्रावण किया जाता है। क्या किया जाएगा, इस लैक्टिन का स्त्रावण सिक्रेशन किया जाता है यहाँ से। ठीक है, अभी लैक्टिन का क्या कर दिया, इसने सिक्रेशन कर दिया, मान लिया लैक्टिन का सिक्रेशन कर दिया इसने। तो ये लैक्टिन क्या करता है, अपने चारों ओर से
राइजोबियम का अवशोषण, राइजोबियम को आकर्षित करता है। ये क्या करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन राइजोबियम को आकर्षित करेगा। आप सभी को पता है, यदि अपना किसी के पास किसी जगह पे अपना मनपसंद खाना बना हुआ है तो अपन क्या कर जाते हैं, उस खाने की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, उधर चलने लग जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि इस जड़ के मूल के द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन का सिक्रेशन किया जाता है और ये ग्लाइकोप्रोटीन इस लैक्टिन को क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब जब ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो अब ये राइजोबियम भी कुछ करेगा, ठीक है ना? ये भी क्या करेगा? राइजोबियम भी कुछ करेगा। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कि क्या होता है, पादप हार्मोन, एक ऑक्सिन और एक साइटोकाइनिन। मैं बात कर रहा हूं सेकेंड स्टेप में होगा ये, एक तो ऑक्सिन और एक साइटोकाइनिन। इस पादप के द्वारा क्या क्या स्रावण किया जाएगा, क्या क्या सिक्रेशन किया जाएगा? ऑक्सिन का सिक्रेशन और साइटोकाइनिन, ये दो प्रकार के हार्मोन हैं। तो पादप की जड़ करेगी इन दोनों को। मैं बात कर देता हूँ, इस दोनों हार्मोनों का सिक्रेशन कौन कर रही है? पादप की जड़ कर रही है। और राइजोबियम द्वारा नोड कारक का स्रावण किया जाता है, नोड कारक। अब ये क्या करते हैं, ये ऑक्सिन, ये साइटोकाइनिन और ये नोड कारक तीनों आपस में मिलकर इस जो जड़ है, इस जड़ को क्या कर देंगे? घुमा देंगे, मतलब भुगनुमा बना देंगे इस जड़ को, इस तरीके से बना देंगे। देखिए, इसको टॉपिक को ध्यान से समझना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार, ठीक है? तो देखिए, मैं वापस बता देता हूँ आपको कि जो मूल ग्रंथियों का निर्माण होगा वो किस तरीके से होता है कि सर्वप्रथम इस जड़ के द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन जो होगा लैक्टिन, उसका स्रावण किया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन का स्रावण किया जाता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? राइजोबियम को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है? अपनी ओर आकर्षित करने के बाद में दूसरी स्टेप में क्या होगा कि इस जड़ के द्वारा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का स्रावण किया जाएगा। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का स्रावण किया जाएगा, दोनों का स्रावण करेगी कौन? जड़, ठीक है? फिर इस राइजोबियम द्वारा नोड कारक का स्रावण किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यदि दोनों में केमिस्ट्री बननी है, ठीक है, दोनों में मिलान होना है, तो दोनों की सहमति बहुत जरूरी है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जब आप राइजोबियम इनके पास जा रहा है, जड़ के पास, तो इसके द्वारा भी इन हार्मोनों का स्रावण किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सहजीवी संबंध है, मतलब एक दूसरे के बिना ये जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अगर इसने अपने हार्मोन खर्च किए हैं तो इसको भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसने क्या कर दिया? अपनी नोड कारक का सिक्रेशन कर दिया। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद में इस जड़ को हुकनुमा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? हुकनुमा बना देते हैं। ये तो दूसरी स्टेप में बन गई हुकनुमा। अब तीसरी स्टेप में क्या होगा? देखिए, इस जड़ में, अब इस जड़ की जो हुकनुमा बनते ही क्या हो जाता है, इसकी जो ऊपर की ओर कोशिका दिखती, आप सभी को पता है कि पालकों के बाहरी और एक कठोर जड़ आवरण पाया जाता है जिसे हम कोशिका भित्ति का नाम देते हैं, ठीक है? तो यहां से इसके जो इसकी कोशिका जो भित्ति है, ये कोशिका भित्ति टूटने लग जाती है। क्या होगी? ये कोशिका भित्ति जगह जगह से टूटने लगेगी। अब ये कोशिका भित्ति जगह जगह से टूट गई। अब इसके द्वारा श्लेष्मीय पदार्थों का स्रावण किया जाता है। श्लेष्मीय में तो कोई म्यूकस
लसलसा सा चिपचिपा सा पदार्थ का क्या किया जाता है, स्त्रावण किया जाता है। जैसे ही वो पदार्थ का स्त्रावण किया जाएगा उसकी सहायता से अब ये राइजोबियम है इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। मान लिया कि ये राइजोबियम इस कोशिका के अंदर क्या हो गया, प्रवेश कर गया। ठीक है, जैसे ही राइजोबियम इस कोशिका या इस जड़ के अंदर प्रवेश करता है तो इस कोशिका में उपस्थित डीएनए का बहुगुणन करने लग जाता है। डीएनए का क्या करने लग जाता है, बहुगुणन करने लग जाता है। बहुगुणन का मतलब यहाँ डीएनए की मात्रा को बढ़ाने लगता है। जैसे ही डीएनए की मात्रा बढ़ेगी तो यहाँ कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी, और कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ एक धीरे 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 एक गांठ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक गांठ का निर्माण हो जाता है, जिसे अपन उस गांठ को नाम दे देते हैं मूल ग्रंथि का। इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, मूल ग्रंथि का। और ये मूल ग्रंथि का ही अब क्या करेगी, जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उस मिट्टी की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगी, यहाँ से इसके अवशोषण योग्य बनाएगी। तो ये जो कार्य था मूल ग्रंथिका का कार्य था। तो जो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेगा वो इसमें मूल ग्रंथिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब इसके बाद की अपन बात करेंगे। अब इसके बाद की अपन बात करेंगे तो बाद की बात में देखिए ये कहाँ है, क्या बात करेंगे अपन यहाँ कि जो अपने पास यहाँ मूल ग्रंथिका थी वहां की जो अपन ने बात की है। अब देखिए यहाँ एक वर्णक होता है लैग हीमोग्लोबिन। तो जैसे अपने पास हीमोग्लोबिन होता है ना शोषण वर्णक, ठीक है, जो क्या करता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इनमें जो होता है लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लाल रंग का वर्णक होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि मूल ग्रंथिकाओं में क्रियाशील मूल ग्रंथिकाओं में लिखना है यहां से। मूल ग्रंथिकाओं में एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। जिसे लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये लैग हीमोग्लोबिन ये जो मूल ग्रंथियां है उस मूल ग्रंथियों में क्या करेगा, अवशोषण का कार्य करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। ठीक है, तो यहां से आगे आपको लैग हीमोग्लोबिन के आगे का एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है और फिर अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और फिर चक्र के बारे में मतलब एक वीडियो में अपन इस चक्र को फिनिश कर देंगे। अब सब लोग अच्छी तरीके से याद करते रहिए और जो भी डाउट हो वो पूछते रहिए। धन्यवाद।